चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर क्लास में हम कोशिश ये करेंगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो आपको रिवाइज कराए ताकि तुम लोगों के दिमाग में चीजें बनती रहें, ठीक है ना। तो हमने कहा था सर टाइप्स ऑफ डेटा कितनी तरह की होती है। डेटा क्या होता है, सबसे पहले लॉ ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड रिसर्च। डेटा क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनको हम कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिसर्च। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखना। मेजरमेंट क्या होता है, क्वांटिफाई करना किसी तरीके से। और रिसर्च क्या होता है कि भाई आपने चैट जीपीटी को यूज किया किसी उसको के। फिर टाइप्स ऑफ डेटा पे आते हैं। दो तरह के डेटा होते हैं, कौन कौन से। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। क्वालिटेटिव डेटा कितने तरह के होते हैं, दो तरह के सर। कौन सी दो तरह के, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा क्या होता है, जो कैटेगरी बताता है लेकिन विदाउट रैंकिंग, कोई रैंकिंग हमें पता नहीं होती है ना सर। जैसे कि एग्जांपल दो, मर्द औरत, है ना। हमने कहा बच्चा भूरा, बच्चा, ये बच्चा बड़ा, क्या ये रैंकिंग हो गई, ये ऑर्डिनल डेटा है, वो है क्वालिटेटिव है, ये ऑर्डिनल हो गया। बच्चा बड़ा, मर्द औरत, है ना, ये दोनों। बच्चा बच्ची नॉमिनल, है ना सर। एसी पंखा नॉमिनल, सही है सर। तो हम यहां तक के लिए ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, कैटेगरी बताए लेकिन बूढ़ा, बच्चा, मीडियम वाला, सही है। हमने कहा कैफ का स्टूडेंट, सी फाइनल का स्टूडेंट, इंटर का स्टूडेंट, मैट्रिक का स्टूडेंट, आपको कैटेगरी। अदर क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, दो तरह के, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, होल नंबर्स। कंटिन्यूस डेटा डेसिमल में भी होता है। डिस्क्रीट की एग्जांपल दो, स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम, है ना, पर्सन्स इन दी मस्जिद, ये सब क्या है कंटिन्यूस डेटा। क्या होगा, परसेंटेज, परसेंटेज हो सकता है, एज हो सकता है, सही है सर। तो एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। पहले मैंने स्ट्रक्चर नहीं पूछा, अनस्ट्रक्चर पूछा। अनस्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता। कहां से आता है, सोशल मीडिया की सोर्सेज से आ जाता है, सही है सर। ईमेल से निकाला जा सकता है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा था सेंटीमेंट एनालिसिस और एनएलपी। व्हाट इज एनएलपी, ये क्या करता है, इमोशंस डालता है एआई में। सिंपल में क्या होता है, कोशिश करता है कि एआई से इमोशंस निकालने की कोशिश करे। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जो सर ऑर्गेनाइज होगा, टेबल्स में होगा, कॉलम्स में होगा, ऐसा ही है। चलिए सर फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे, और मजीद आगे बढ़ते हुए हम क्या पढ़ रहे हैं सर, मजीद आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा सेमी स्ट्रक्चरल डेटा। सेमी स्ट्रक्चरल डेटा क्या होता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे हम, वैसे सेमी का मतलब क्या होता है सर, व्हाट डू वी मीन बाय सेमी, आधा, है ना सर। कोई भी चीज आधी ऐसी आधी वैसी होगी तो हम कह देंगे मतलब सेमी है। अब आते हैं सर क्या होता है सेमी स्ट्रक्चरल डेटा, लाइज बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इट lacks a rigid format but contains tags or markers that provide a degree of organization, making it easier to process the unstructured data। को समझना सर, उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑलरेडी प्रोसेस फॉर्म में होता है, सेमी स्किल क्या होता है, मिड में। प्रोसेस करना आसान हो जाता है, प्रोसेस करना, सही ना। टैग्स एंड markers, tags and markers are used to organize and identify information in the data. Tags label parts of data like text or images, while markers shows the beginning or end of a section. They help make data easier to understand and manage। एग्जांपल देता हूँ, हाँ अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक घड़ियों की कंपनी है सिवेट्सन वॉचेस, सुना है नाम तुमने, वो हमारा माशाल्लाह क्लाइंट है। अब वो ना स्टॉक काउंट करवाते हैं अपना, जो स्टॉक काउंट करवाते हैं ना, तो उनकी घड़ियों में ना, जो घड़ियां होती है ना, उसमें पीछे एक टैग होता है। वो हमें एक बार कोड रीडर देता है हमारी टीम को। हमारी टीम बार कोड रीडर टक 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 करती जाती है और वो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट बनती जाती है, समझे। तो वो जो बार कोड रीडर घड़ियों पे, वो क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब जो बार कोड लगा हुआ है ना, वो क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। अभी इस पोजीशन में नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड समझ सके, लेकिन उसको मैनेज करना क्या है, आसान है।
ये ERP में नहीं है, ये ऑलरेडी डेटा जो है हमें कोड होते जा रहा है। नहीं, देखो ERP तो एक वो है, सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को बेसिकली मैनेज कर रहा है, वो अलग चीज है। अभी तो हम डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज है सर XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज is a markup language that uses text to define. It is flexible and can store data in a structured hierarchical forms instead of using tables. सर सुनिएगा, XML फाइल्स सुनिए कभी तुमने? नहीं सुनी? मैं बताता हूँ। XML फाइल्स कुछ बनती है जो कि तुम समझे, जिप फाइल तो सुनिए सबने। जिप फाइल पता है क्या होती है? क्या होती है वो? आप फाइल्स को कम साइज में करके कर देते हो ना। XML फाइल्स यही होती हैं कि यार XML फाइल्स बेसिकली उनको वेब पेजेस जो होते हैं ना, उनको क्या करती है, मिनिमाइज करके ना मिनिमम उसमें स्टोरेज में स्टोर कर देती है। तो XML फाइल्स की मदद से होता क्या है सर? XML फाइल्स की मदद से होता ये है कि जैसे दराज वगैरह है, वो क्या करते हैं, उनके जो पेजेस के स्ट्रक्चर ने कि यार घड़ियों वाला सेक्शन यूं दिखेगा, उसको छोटे फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं। उसको कोई देख के फौरन बता नहीं सकता कि यार ये दराज का पेज है, लेकिन जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके ऊपर उसके कमांड देंगे तो दराज का पेज आपको नजर आ जाएगा। तो बताइए XML फाइल्स जो होती है ना, ये भी क्या है आपके पास? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। फिर सर एग्जांपल दे रहा है। अब ये सारी जो एग्जांपल है ना, इनको हम क्विकली लेके जाएंगे, तुम्हारे लेवल की इतनी नहीं है डाली हुई। जेसन, जावा स्क्रिप्ट। जावा पता है क्या है? एक लैंग्वेज है, सही है ना। अब हमने कहा सर सॉफ्टवेयर की दुनिया में अगर आपको कहा जाता है ना कि देखो सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेज है, पाइथन आपके पास एक लैंग्वेज है, सही, जावा है आपके पास, सही है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट तरह के लैंग्वेजेस, हम आगे जाके पूरा सेक्शन पढ़ेंगे। अब जो ये लैंग्वेजेस है ना, ये सब भी क्या करती हैं, ये अपने पास पूरा स्ट्रक्चर डेटा को नहीं रख सकती। तो इस सेमी, इसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल दूं सेमी स्ट्रक्चर की। फ्रेंच फ्राइज लेने जाते हो तो वो बिल्कुल तुम्हारे सामने ना कच्चे आलू नहीं डालता है। जब वो तुम उसके बाद लेने जाते हो ताजा बनाने के लिए भी, तो कच्चे नहीं होते, वो क्या होते हैं? हाफ फ्राई। तो जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना, वो भी कौन सा डेटा यूज करती हैं? हाफ फ्राई। बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, अभी स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है। स्ट्रक्चर फॉर्म में करेंगे तो वो स्टोरेज ज्यादा लेगा, तो वो क्या करते हैं? सिंपल ऐसा समझो कि यार ये उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखते हैं कि जैसे ही कोई चिप्स वाले के पास भैया आए, उसने बना करके दे दिया, तो जैसे ही कोई बंदा मुझे यूज करना चाहेगा मैं उसको स्ट्रक्चर करके दे दूंगा। अभी मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में रख नहीं सकता। इसकी एक और एग्जांपल दो तुम्हें। CSV फाइल सुनी है तुम लोगों ने? CSV फाइल भी नहीं सुनोगे। एक होता है एक्सेल सुना है ना? हम जाएं, देखो अभी मैं तुम लोगों को देखो इसमें ना हम अक्सर चीजों का सहारा लेंगे, सही है। एक्सेल पे आते हैं हम। अब जैसे हमारी एक एक्सेल की शीट है, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करने लगा हूं, अगर तुम इसको यूं देखो ना, मैं इसको अगर सेव करने पे जाऊं तो ये मुझे ना एक ऑप्शन देगा यहाँ पर। बहुत छोटा है, तुम लोगों को इतना उससे नजर नहीं आया शायद। हम कोशिश करते हैं शायद आ जाए, कुछ बेहतरी हो जाए। यहाँ पर ना एक CSV का ऑप्शन दे रहा है। तुम भी एक्सेल करोगे ना, देख रहा है CSV कॉमा डिलिमिटेड। अब CSV पता है क्या काम करता है? CSV उसी फाइल को जो है ना कंप्रेस फॉर्म में स्टोर कर देगा। तो अभी याद रखना, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, इंशाल्लाह फॉर्म्स में जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें अक्सर क्लाइंट डेटा देगा ना अपने जो सॉफ्टवेयर से निकाल के, ERP से निकाल के, वो CSV फॉर्म में होगा। क्योंकि ERP कहता है अगर हर एक की प्रॉपर मैंने एक्सेल मेंटेन करना शुरू कर दी भाई, तो मुझे स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगी। स्टोरेज ज्यादा का मतलब क्या है? मुझे स्टोरेज खरीदनी पड़ती है। कभी तुम में से किसी को मैसेज अभी तक नहीं आया होगा या आ गया होगा, तुम्हारा व्हाट्सएप का इतना डेटा होगा कि तुम्हारी स्टोरेज फुल हो रही है, वो स्टोरेज के पैसे लगते हैं भाई। ERP बोलता है। तो मैं क्या करता हूँ CSV में। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा बेसिकली बहुत काम की चीजें, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये डेटा को मिनिमाइज फॉर्म में। इसी तरीके से HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ये भी एक लैंग्वेज है जो कि डेटा को क्या करती है सर उसमें। तब आपको जो बता दूं, अब जैसे हमने ये पढ़ा ना सर, इसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, सेमी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हाँ, सेमी स्ट्रक्चर की तुम्हें सारी की टर्म्स को याद करने की जरूरत नहीं है। तुमने टेक्स्ट को कर लिया तुम्हारे दिमाग में, बाकी सब तुमने कह दिया क्या लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ डेटा। सर आपको डेटा कहां कहां से आ सकता है? बहुत सारी सोर्सेज है। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं बताओ।
सर एक तो हमने कह दिया सोर्सेज बताओ ना, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। ऊपर हमने बात की थी ना ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट। अब उसको मजीद तोड़ें कि ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट से जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आएगा। तो हमने कहा सर सोर्सेज हमारे पास दो तरह की होंगी। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज हमारी अलग होंगी, सेकेंडरी सोर्सेज हमारी अलग होंगी। सर ये प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी क्या है, इनको जरा समझते हैं। हाय, प्राइमरी सोर्सेज क्या होती हैं? सर्वेज एंड, भाई मुझे कोई डेटा चाहिए है, सही है ना, उसके लिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक होगा कि मैं सर्वे करूं, इंटरव्यू करूं। कभी आपको किसी दोस्त ने, जो कि तुम लोगों के दोस्त भी अभी खैर बहुत छोटे होंगे अभी तक, लेकिन किसी भाई बहन ने कहा है कि यार वो मेरे यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट है, उसके लिए सर्वे करना है, फॉर्म फिल करो, वो क्या कर रहा है? प्राइमरी सोर्स। इंटरव्यू, मैंने अपनी फर्म में एक नया डिपार्टमेंट देखना शुरू किया। अब बताओ कोई भी नया डिपार्टमेंट अगर मैं देखूंगा उसमें सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? उसके बाद में रिसर्च करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। क्या रिसर्च करेंगे? क्या है वो डिपार्टमेंट तो मुझे पता है क्या है, फिर क्या करूंगा? मैंने ज्वाइन कर लिया, अब क्या करूंगा? किसी भी जॉब पे जाओगे सीनियर रोल में, पहला काम क्या करोगे? उनसे कहने में बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा। डिपार्टमेंट के बंदों का इंटरव्यू करोगे। डिपार्टमेंट के बंदों का इंटरव्यू। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मैंने एक नया डिपार्टमेंट देखना शुरू किया हमारी फर्म का ना, उससे पहले मैं जो डिपार्टमेंट देखता था उसमें हमारा इतना एचआर से वास्ता ही नहीं पड़ता था। दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ता था। क्योंकि एचआर से क्यों वास्ता नहीं पड़ता था? क्योंकि ट्रेनीज होते थे। ट्रेनीज मासूम मखलूक है, तुम लोग मासूम मखलूक हो गए जब सीए ट्रेनी इंशाल्लाह हो गए ना, तुम लोगों को ना, और तुम लोगों के अंदर एक भूख होगी सीखने की। लेकिन जब आप एम्प्लॉय बन जाते हो ना तो आप बोलते हो सीख बहुत लिया, अब हमको चाहिए पैसा। अब हमें क्या चाहिए? आप कहते हो यार सीख बहुत लिया, अब हमको चाहिए पैसा। फिर तुम्हारे सर पैसे की भूख होगी, सही है ना? तो जब पैसे की भूख होती है ना तो आप एचआर के पास जाते हो। आप डायरेक्ट तो मैनेजमेंट के पास जाके बोल नहीं सकते पैसा बढ़ाओ। तो मैं लोगों का इंटरव्यू करना शुरू किया, पहला काम। अब इंटरव्यू से मैंने डेटा जो कलेक्ट किया, पता है वो क्या किया? क्या जो हमारा एचआर मैनेजर था ना, वो एम्प्लॉइज को लेबर की तरह ट्रीट करता था। किसकी तरह ट्रीट करता था? क्या मतलब है लेबर की तरह? नहीं, काम तो सर एम्प्लॉय अपनी कंसर्न लेकर जाता थे ना, तो बोलता था सर अभी मैं गया नहीं हूं अपने कोई कंसर्न लेकर के, और मुझे नो रेडी होता था। वो मना ही कर, कोई भी बात जायज बात भी बोलेंगे ना कि यार ये काम करवा दो, सही है, ये चीज करवा दो, पहले नो कह देता था। सही तरीके से बात नहीं करते थे। और मैंने कोई 26 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें उस 26 में से 22 लोगों ने यही कहा कि सर हमारा ना एचआर वाले बंदे से बात करने का दिल भी नहीं होता। तो फिर मैंने क्या किया? पहला काम, नहीं फाइल उस एचआर वाले बंदे को मैंने कहा यार तू एचआर नहीं देख, तू भाई एडमिन देख ले, तू एचआर नहीं पढ़ा। अच्छा जाहिर सी बात है मेरे पार्टनर के कोई जानने वाले थे, बट मैंने उनको फिर भी क्या किया, मैंने कहा आप एचआर के लिए। तो ये मैंने चीज कहां से ली? इंटरव्यू से, सर्विस। अब आता है सेकेंडरी सोर्सेज क्या होती हैं? पहले हम ये पर नोट, डेटा क्वालिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच इट इज एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल, रेलिवेंट एंड टाइमली फॉर इंटेंडेड यूज। हाई क्वालिटी डेटा इंश्योर्स बेटर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्लायंस, हमें पता है, स्पेशली इन फाइनेंशियल एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। पुअर data quality such as missing values, outdated information or inconsistencies, consistent format can lead to errors। समझता है? अब आते हैं सर इंटरनल डेटा सोर्सेज। जब हमने कहा मेन होता है आपके पास सेकेंडरी डेटा सोर्सेज, प्राइमरी होता है कि खुद से आपने कलेक्ट किया। यूजुअली मैं और आप खुद से डेटा कम कलेक्ट करते हैं ना। सेकेंडरी पे आ जाते हैं। अब सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है? इंटरनल डेटा। अब इंटरनल डेटा आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाता है। A company's point of sale system tracks every transaction, providing detailed records of products sold, prices and customer purchases। क्या मतलब है सर इसका? पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम देखा है इम्तियाज में जो तुम जाते हो, तो जो बिलिंग काउंटर है वो क्या है? पाकिस्तान में तुम्हें पता है, अभी तुम लोगों ने टैक्स में पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने हर रिटेल आउटलेट पे पीओएस नेसेसरी कर दी है।
पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। अब इससे हमें क्या पता चलता है, किसने क्या खरीदा, कितना खरीदा, किस हिसाब से खरीदा। मैं आपको इसकी एक और न्यूज़ दूं, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर भी ट्रैक लगा रही है थोड़े टाइम में। अगर किसी की महीने की ग्रॉसरी परचेजेस 50,000 से ज़्यादा हुई, सही है ना, तो फिर गवर्नमेंट उनसे पूछेगी, मतलब उनका फिर रिटर्न वेरीफाई होगा कि तुम 50,000 से ऊपर का अगर महीने का सामान खरीद रहे हो भाई, तो तुम बेसिकली कमा कितना रहे हो, तुमने हमें टैक्स कितना दिया। अगर तुम महीने की 50,000 की ग्रॉसरी खरीद रहे हो और मैं अज्यूम करते तो महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हो। अब 1.5-2 लाख कमा रहे हो तो क्या हमें उस हिसाब से टैक्स भी दे रहे हो कि नहीं? तो सेल्स रिकॉर्ड आते हैं। एम्प्लॉय डेटा कहां से आएगा? An HR department collects and maintains employed details such as contact information, job roles, salaries and तुम लोग जब इंशाल्लाह उस पे जाओगे ना, कहां पर, ऑडिट्स पे, तो पता है सबसे ज्यादा एरिया तुम्हें कौन सा इंटरेस्ट करेगा? ऑडिट ऑफ HR एरिया। क्यों? क्योंकि वहां पे सैलरीज तुम देखोगे, अरे ये तो CFO है, CFO की सैलरी कितनी है? मैनेजर फाइनेंस क्वालिफाइड CA, उसकी सैलरी, हम थे ना, हम भी ये करते। देखो HR अक्सर कर रहा होता है जूनियर बच्चा, मतलब जो छोटा होता है, लेकिन जो सैलरी जब वो देख रहा होता है लोगों की, तो पूरी टीम मिलके देखती है, ऑडिट टीम, क्योंकि यार वो एक इंटरेस्ट होता है ना, इसकी सैलरी इतनी बातें करता है, इतनी बातें बनाता है, तो यार ये बेसिकली पैसे भी इसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, सिर्फ बातों का ही शेयर है। ठीक है, आजा नहीं, देखें आप जब ऑडिट में जाते हैं ना, आपको हर डिपार्टमेंट का ऑडिट करना, मतलब हर डिपार्टमेंट। HR में हम देखते हैं कि यार साल के दौरान कितने एम्प्लॉय आए, कितने गए, सैलरीज जो बुक्स में आ रही हैं, बैलेंस शीट उसमें P&L में आ रही हैं, उतनी सैलरी पे भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो उसको दिया था तो वो देखते हैं कि अच्छा ये बंदा आया तो उसका वो पूरा पेरोल मिलता है कि इस बंदे की इतनी सैलरी है, हर बंदे की। कुछ कंपनियां नहीं देती, कुछ कंपनियां वो जहाँ पे CAs होते हैं ना, उनको पता होता है कि आप नहीं चाहते कि हमारी, तो वो कहते हैं कि यार हम सैलरी एक बंदे को बैठाएंगे पूरी, मतलब तुम्हें देंगे नहीं सैलरी की शीट, HR वाले के पास आकर के एक बंदा सारी सैलरीज देखते हैं, पर वो बंदा फिर सबको बता भी देता है, सही है। बट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया होता है। आ जाए सर। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस इंटरनल डेटा फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन लाइन टू मॉनिटर machine generate data on output, downtime and defects which is stored in the company's internal database. By analyzing this data, company identifies bottlenecks and अब सर आ जाए, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल, देखो क्लास इंशाल्लाह जो ना हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल से बड़ी पड़ेंगे। मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने यूनिलीवर में जॉब किया। यूनिलीवर में जा हमने IB और लम्स के बच्चों से एक स्टडी कराई, उसको कहते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी। अब टाइम एंड मोशन स्टडी क्या थी? हमने क्या, मैन्युफैक्चरर कहता है कि हमारी जो नूडल लाइन मशीन है, जो नूडल्स जो आप खाते हो ना, नूडल्स जिसको तुम मैगी कह करके खा रहे होते, करोड़ की नूडल्स, वो बोला यार ये कहती है कि ये 1 मिनट में 80 पैकेट बना सकती है। 1 मिनट में हमारे बन रहे 70। भाई कुछ तो गड़बड़, या तो इसने झूठा क्लेम किया या तो हम गलत है। तो हमने क्या किया, IB लम्स के बच्चे वहां पे आते हैं इंटर्नशिप के लिए, सस्ते में भी पढ़ते हैं। हमने उनको बोला यार तुम जाकर के ना फूड फैक्ट्री को में जाओ और जाकर तुम ना ये बताओ। उन्होंने जब इंटर्नशिप की ना, आप यकीन करें उनके इंटर्नशिप के रिजल्ट में उन्होंने एक बात आइडेंटिफाई की कि यार आपका लेबर का जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो ज़्यादा है और आपकी लेबर्स की ब्रेक ज़्यादा है। हमने कहा क्यों ब्रेक ज़्यादा है? हमारी जो एवरेज आ रही है, मतलब क्योंकि आपका वॉशरूम दूर है। अगर आप वॉशरूम वहाँ से तुरवा करके, मतलब क्योंकि आपकी सारी लेबर इस लाइन पे काम कर रही है, वॉशरूम उधर है, तो उनको लाइन से यूँ निकल करके फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। और अगर आप वॉशरूम की सेटिंग यहाँ से तुरवा करके आपके पीछे करवा दो तो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। उसको कहते हैं टाइम एंड मोशन। ये लेबर यहाँ खड़ा है, ये ला खड़ा है, दोनों के दरमियान अगर आप गैप कम करवा दो तो ये ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ये यहाँ पर छोटा सा एक मशीन लगवा दो, सही है ना, जो कि सिस्टम को थोड़ा सा रोबोटिक मशीन के हल्की सी नूडल है उसको पास कर दे आगे। अब इसी छोटी छोटी चीज़ों से ना हमें देखने में छोटी लगती हैं, साल की आप समझे कि छोटी सी तब्दीली जो है ना पूरे साल में कोई 2 लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा बनवा दी, समझ रहे हो? तो ये डेटा है ना पहले हमारे पास कि यार दिन के 70 यूनिट्स बने। अब सर एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होती हैं? एक्सटर्नल डेटा कम्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। बहुत सारी CA फर्म जैसे काम कर रही हैं, ठीक है, आपका और मेरा डेटा बिकता है। भाई फेसबुक है,
मेटा जो है इंस्टाग्राम, ये क्या करता है? ये थर्ड पार्टी डेटा प्रोवाइडर है। ये थर्ड पार्टी है जो कि हमारा डेटा क्या कर रही है? बेच रही है बहुत सारी कंपनीज को, सही है ना। दराज गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक सोर्सेज, एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज आर मार्केट organization often purchase market research reports to understand industry trends, customer demographics and अब सर सुनिएगा, हमारे मुल्क में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे अल्लाह माफ करे बच्चे, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो लोग जो है फजूल काम करते हैं। सर दुनिया भर में यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं ना, वो गोल्ड माइन होते हैं कंपनीज के लिए। क्यों क्यों? सर वो रिसर्च करते हैं, उनकी जो थीसिस होती है ना, और वो रिसर्च किया। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं इसकी प्रैक्टिकल एक और। नेशनल ने अभी निकाला है कराची मिक्स। तुमने देखा होगा, जो खवातीन को ज्यादा आइडिया होगा, लड़के तो नहीं देखते मसाले वगैरह। नेशनल है कराची मिक्स, सही ना, उससे अलग। नेशनल और शान नाम तो सुना होगा मसालों में। शान के मसाले कराची में बहुत हिट है और एक्सपोर्ट में बहुत हिट है। नेशनल के मसाले पूरे पाकिस्तान में चलते हैं एक्सेप्ट कराची, सही ना, बाकी कहीं नहीं चल रहे होते। अच्छा, मैंने 2012 में नेशनल का ऑडिट किया। मैंने उनके मैनेजमेंट से सवाल किया, मैंने क्या यार आप लोग के क्यों शान के मुकाबले में? तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार कराची के जो लोग हैं ना, वो चटखारा ज्यादा खाते हैं, उनको स्पाइसेस ज्यादा पसंद है। पंजाब के लोगों को एक, आप वैसे भी जुम्मे से किस किसने ट्रेवल किया आउटसाइड कराची पंजाब साइड, तो आपको खाने में फील आएगा कि वो कम स्पाइसी होता है ना। हम कराची वालों को इतनी चीज समझ में नहीं आता। तो पंजाब के लोग क्या करते हैं, कम खाना स्पाइसी खाते हैं, आप ज्यादा खाते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने कहा था, फिर उन्होंने नेशनल ने एक स्टडी करवाई बच्चों से रिसेंटली कि यार वाकई में कि अगर हमें कराची की मार्केट में तो हम बुरी तरीके से पिट रहे हैं, और पंजाब में हम क्या कर रहे हैं, छाए हुए। पंजाब नहीं, केपी के वगैरह सब जगह। पर उस स्टडी के नतीजे में हुआ ये कि नेशनल ने अब कराची मिक्स निकाला है, ठीक है। अब नेशनल ने वो स्टडी खुद बच्चों से करवाई, नहीं तो कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे ने अगर ये किया हुआ होता तो नेशनल उससे खरीद भी सकता था। दुनिया में अजीब अजीब जॉब है। तो मैं एक बताऊं, नेशनल के अंदर उन्होंने जब 2012 में एक आंटी रखी हुई थी, पता उस आंटी का काम क्या था? सिर्फ खाना टेस्ट करना, टेस्टर नाम था उनका, सही है ना। और टाइमिंग भी बहुत कम थे उनके, मेरे ख्याल में 10 बजे से लेकर सुबह 10 से 4 बजे तक वो नए मसाले से नई रेसिपी बनाते। और उस जमाने में 2012 में 2012 की 50,000 सैलरी तकरीबन आज की 1.25 लाख के उनको सैलरी देते थे। नहीं, जुबैदा आपा नहीं थी, लेकिन सर वो जो आंटी थी ना, उनका वो था कि यार उनके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं, सही है ना। अब आप देखें कैसे पता चली कि उनके टेस्ट बड्स अच्छे? यार उन्होंने 2-3 दफा उन्होंने कुछ वो किया होगा ना, क्या कोई खाना वाना वाला वो। अब इसका जो इंटरव्यू होता है, तो ऐसे दुनिया में ऐसा इंटरव्यू होता है ना, तो पता है क्या होता है, वो एक रेसिपी होती नहीं, मैं तो बताऊँ इसका इंटरव्यू क्या होता है। उन्होंने 2-3 रेसिपियां बनाई हुई होती हैं और आपको सबको टेस्ट कराते हैं, बोलते बताओ ये रेसिपी कैसी है, वहां से अंदाजा लगाते हैं। एक और जब बताऊं तुम्हें, दुनिया में एक और जॉब भी होती है, बट वो हमारे मुल्क में इतनी पेड नहीं है। तो जो तुम्हारे वाटर पार्क होते हैं ना, तो उसकी स्लाइड टेस्टर जो होता है, उसकी जॉब होती है कि यार वो डेली बेसिस पे कोई मसला तो नहीं आ रहा है, सही है। आ जाए सर, फिर आते हैं हम सोशल मीडिया डेटा। अब आ जाए सर, कभी आपने देखा ना, बोले क्या आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उसमें लिखा आता है कि वो एक बाई नाउ शॉप नाउ पे जाते हैं तो पूरा फॉर्म आ जाता है, तो वो होता है APIs के थ्रू। अब तुम्हें वर्ड पता होने चाहिए तुम लोग। डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड API दैट अलाउज कंपनीज टू गैदर डेटा ऑन कस्टमर इंटरेक्शंस, ब्रांड मेंशंस एंड। अब सर API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। अब पता है API क्या है, इसको आम अल्फाज में समझो। API जो है वो है, आप समझें, एक ब्रोकर या मिडलमैन। ये आपके पास इंस्टा है, ये आपकी कंपनी का ERP है। इंस्टाग्राम पे बच्चे ने किसी चीज पर क्लिक किया, शॉप नाउ आ गया। वो शॉप नाउ पे जो बीच में वो फॉर्म फिल कर रहा है ना, वो फॉर्म ऑटोमेटिकली जा करके कंपनी के ERP में CRM में, कल पढ़ा था ना हमने CRM में क्लिक हो जाएगा।
कि यार इस बंदे ने हमारे प्रोडक्ट में क्या किया है, इंटरेस्ट शो किया है। तो जो एपीआई करती है ना, ये इन दोनों की कनेक्टिंग का काम करती है। तो एपीआई क्या होती है, कोई भी दो एप्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। वो उसने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करवा दिया किससे, आपके ईआरपी से। क्या हम क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें ना लिखो ताकि तुम लोगों के दिमाग में रहे कि यार एपीआई क्या होती है। ठीक है? API is a set of rules and tools that allows different software applications to communicate with each other. In the context of social media, APIs provided by platforms like Twitter, Facebook, or Insta enable companies to access specific data such as posts, likes, hashtags, और mentions. आपको अगर किसी ने जो है ना मेंशन किया है ना, वो डेटा भी आपकी API में चले जाता है कि यार ये बंदा ने है, without manually browsing these sites. For example, a retail business can use an API to automatically collect customer comments about its ब्रांड फ्रॉम ट्विटर फॉर एनालिसिस। कभी आप जाएंगे ना किसी का भाई बहन को सॉफ्टवेयर की फील्ड में, तो देखेंगे वो आधा काम करते एपीआई पे। एपीआई बना दी कि जैसे ही किसी ने ट्विटर पे मुझे मेंशन किया ना, वो मुझे पता चल जाएगा फौरन से। मेरे ईआरपी में एक रिंग आ जाएगी कि आपको ट्विटर पे किसी ने मेंशन किया। वो कौन कर रहा है, बीच में एपीआई काम कर रहा है। ठीक है, आ जाते हैं सर एक्सटर्नल डेटा इन फाइनेंस क्या है। Financial institutions often rely on external data sources such as stock market indexes, economic forecast, and industry reports to make investment decisions. For example, for instance, a bank might analyze GDP growth rates, interest rates, and inflation. सर सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना, अब जैसे आजकल की दुनिया है, कल पाकिस्तान हीरो बन गया जंग रुकवा करके, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स बढ़ी। सबसे ज्यादा बताओ कहाँ की बढ़ी? पाकिस्तान की बढ़ी। क्योंकि भाई सेंटीमेंट्स थे, दुनिया ने कहा कि ये हीरो है। सही है ना, मतलब इन्होंने जंग 14,000 14,500 पॉइंट बढ़ गई। कैन यू इमेजिन? मतलब दुनिया भर में भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई दुनिया में 4%, यहाँ पर 10% मार दिया उसने। तो ये जो चीजें हैं ना, अब क्या करता है, अब दुनिया भर में ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, नजर लगते हैं जैसे ही। अब अच्छा, अब तो मतलब दुनिया इतनी तेज है, मैंने अपने सॉफ्टवेयर को बोल दिया है, दुनिया भर में जाओ, ऐसी कोई न्यूज आए ना, तो मेरे लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ये 6 शेयर्स उठा लो, मुझे कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं अब ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, दुनिया में बन चुके, मैं बोलूंगा तो यार मुझे कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर देखेगा, अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई, लोग भागेंगे स्टॉक मार्केट पे, सुबह मार्केट खुली, शेयर्स उठा लो और फिर बेच देना बाद में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। समझ रहे हो? तो ये दुनिया, या मेरे पास ऑलरेडी शेयर पड़े हुए, अभी भी मैं प्रॉफिट बनेगा, सुबह मार्केट खुलेगी, लोग भागते हुए शेयर लेने आएंगे, बेच दो। अच्छा 9 बजे नहीं बेचना, 2 बजे बेचना, सारी डिटेल्स में दे सकता हूं। तो चलिए, सारे आप कहां से आती है डेटा, आपके पास कहां से आ रहा है? मेरा जो सॉफ्टवेयर वो डेटा कहां से उठा रहा है? बाहर से, दुनिया भर से। ठीक है, यहां तक हम क्लियर है। अब आते हैं सर हम प्राइमरी डेटा सोर्सेस। कह रहा है प्राइमरी डेटा refers to the information that is collected first hand for a specific purpose. It is typically gathered through methods like surveys, interviews, experiments, and example 1, customer satisfaction. क्या करते हैं ये? आप कस्टमर से पूछो तुम खुश भी हो। इन मार्केटिंग, अ कंपनी माइट कंडक्ट सर्वेज टू असेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद अ रीसेंट प्रोडक्ट लॉन्च। द डेटा कलेक्टेड इज यूनिक एंड डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब है इसका? ये ज्यादातर सर जो तैयार में ग्रोसरी स्टोर्स में जो उनके पर्सनल सेल्समैन जो होते हैं, जो ब्रांड्स के, जो अगर जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो डायरेक्ट आपको 1 to 1 बोल देते हैं, सर्वे ले रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें कॉल आती है कि सर हम आपसे ये काम चाहते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम यूनिलीवर में थे ना, अब देखो कंपनी, बड़ी कंपनी सोचती कैसे, यार मार्केटिंग वालों को बोलेंगे ना या सेल्स वालों को, तो सेटिस्फेक्शन सर्वे जो है ना नॉर्मल, हम फाइनेंस वाले बंदों को लोगों के घरों पे बेचते थे। ऐसी एजेंसीज होती है। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं लोगों के घर पे गया, मैं लोगों के घरों पे जाकर सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा भाई मुझे बताओ तुम एरियल यूज करते हो या सर्फ एक्सेल? यूनिलीवर का कौन सा प्रोडक्ट है बताओ? सर्फ एक्सेल।
उसने कहा एरियल, मतलब भाई क्यों एरियल क्यों यूज करते हो? सर्फ एक्सेल है, हमने एक दफ़ा यूज़ किया था, वो डेटा मैंने अपने पास नोट कर लिया। हमने दफ़ा यूज़ किया था, उसके अंदर वो मज़ा नहीं, वो खुशबू नहीं जो कि सर्फ एक्सेल में, उसमें एरियल में, समझ रहे हो? तो ये काम करते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशंस इन मार्केटिंग, फोकस ग्रुप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इनसाइट्स ऑन न्यू प्रोडक्ट्स और कैंपेन्स। पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक एंड विच इज वेरिएबल। फिर आ जाए, हाँ सर ये काम सेल्स वाले मार्केटिंग वाले भी तो जाके कर सकते हैं, फाइनेंस वाले को क्यों नहीं? क्योंकि सेल्स मार्केटिंग वाले हो सकता है सही रिपोर्ट ना दे ऊपर, सर उनका तो काम ही है ये। नहीं ना समझे भाई, वो कह दे कि यार अगर सर्फ एक्सेल नहीं है ना तो उसको इन्फ्लुएंस करने दें। कंपनी उनको पूछेगा ना यार सर्फ एक्सेल कस्टमर बाई कैसे कर रहा है एरियल की, सर्फ एक्सेल बाई क्यों नहीं कर रहा है, एरियल क्यों कर रहा है? तुमने सही से बेचा नहीं, तुमने एफर्ट्स नहीं किए, तुमने कन्विंस नहीं किया। तो वो हो सकता है वो 10 घरों में जाए बोलते हैं यार 8 घर तो कह रहे हैं कि वो सर्फ एक्सेल ही यूज करते हैं, एक्चुअल में 5 यूज कर रहे हैं। तो फाइनेंस वाले को भेजा जाता है कि भाई तू, और उसको बोलते तुझे भी थोड़ा आइडिया होगा, यू आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। यार तू जिस कंपनी में काम कर, नंबर थोड़ी काम कर रहा है, सही है? तो फोकस ग्रुप डिस्कशन आप सुनना। यूनिलीवर क्या करता था, मतलब मैं इसलिए आइसक्रीम और फूड्स उनके दो अलग अलग सेगमेंट है, उन्होंने आइसक्रीम को अलग कर लिया, अब सोच रहे हैं फूड्स भी बेचते हैं। तो यूनिलीवर करता यह था कि आइसक्रीम के जो लोग थे ना उनको कहता था यार तुम जाओ और फूड्स के प्रोडक्ट खुद टेस्ट करो, और फूड होगा तुम आइसक्रीम के जाओ और आपस में डिस्कस करो इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, फीडबैक मिल रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं सर प्राइमरी डेटा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत होता है। इन हेल्थ केयर रिसर्च प्राइमरी डेटा इज ऑफन गैदर्ड थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल अ फार्मास्यूटिकल कंपनी माइट कंडक्ट ट्रायल्स टू टेस्ट द effectiveness of new drugs. The data collected from patients during these trials is used to draw। अब फिर आपको पता है कोई भी दवाई हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ जाती, पहले किसके ऊपर टेस्ट होती है? एनिमल्स। कौन से दो एनिमल्स पे बताओ? चूहे और बंदर, मंकीज। सही है, इंसानों से कहते हैं जो मिलते जुलते हैं ना, वो चूहे और बंदर है, सही है? बड़ा मतलब इनके जो अंदर का सिस्टम है ना, खास तौर पे बंदर का, वो तो काफी हद तक इंसानों से होता है, चूहे का भी होता है, सही है? तो हम गए एक दफा ना एक ऑडिट पे, पता नहीं जीएसके का था किसका था यार, और वहां पे बंदर बैठा हुआ, बंदर ऐसा है कि आपको मारे, सही है ना? दूर से देख के आपको यूं कर रहा है। क्यों यार? कंपनी ने उस बेचारे की जो पीछे पूरी जगह थी ना, वो थी, बाल नहीं थे, उसके ऊपर इतने टेस्ट होते हैं बेचारे के ऊपर के, मतलब पहले उसको इंजेक्शन लगा के बुखार दिया जाता है, सर दर्द दिया जाता है, फिर उसको दवाई खिलाई जाती है। पहले नंबर पे इन पे होता है, दूसरे पे किस पे होता है? नहीं, फिर इंसानों पे आते हैं। फिर इंसानों में आइडेंटिफाई करते हैं किनका इम्यून सिस्टम बेहतर है। दुनिया भर में ये काम होता है कि यार ये बंदा जो है ना, इसका इम्यून सिस्टम बेहतर है, फिट है, इसके सारे जो है ना टेस्ट सही है, अच्छे हैं, ऑप्टिमम रेंज में है, फिर उसको पैसे मिलते हैं। भाई तेरे को थोड़ा सा बीमार करेंगे, फिर तुझे वो प्रॉपर साइन मैन करवाते हैं, देख तुझे पैसे दे रहे हैं, सही है ना? तो तुझे कम होता है ऐसा, लेकिन होता है ना कि तुझे थोड़ा सा बीमार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? दवाई देंगे। अगर तू सही हो गया टाइम पे तो मतलब दवाई सही है, नहीं हुआ तो फिर तुझे जो ऑलरेडी बनी हुई दवाई है वो पिला देंगे। पहले तुझे जो हमने नई दवाई बनाई है ना, तो ये होता है भाई फार्मा इंडस्ट्री में के तुझे ना उनके पास लोग होते हैं कि यार ये बंदा जो है ना वो प्रॉपर फिट, अच्छा फिट बॉडी बिल्डर नहीं, वो बाकायदा टेस्टिंग करते रहते हैं कि यार इसके अंदर का निज़ाम सही है, मतलब हाँ हाँ। अच्छा देखिए वो क्या होता है, फिर एक तो ये तो एथिकल मैंने बताया ना सही बंदे पे, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका या तो बीमारी का इलाज नहीं होते, या जिनके बारे में लग चुका होता है कि यार ये अब जाने वाले हैं, उनके ऊपर भी कर देते हैं, है ना? अब बोले यार 100 से ऊपर का तो हो ही गया, सही है? अभी ना मेरा एक बच्चा है, अभी बड़ी अजीब सी बात है, मुझे मुफ्ती तारिक मसूद देव ना उसके ऊपर एक उसने एक बयान बनाया था तो वो याद आ गया, उस पर वो बंदा याद आया। वो बंदे क्या, उसकी कई दूर के खानदान में किसी बूढ़ी आंटी का इंतकाल हो गया,
105 साल की थी। अच्छा, उसका कोई इतना कोई लेना, बहुत दूर का था यार, मतलब समझेंगे सेकंड कजन वजन ना, बट वो जा रहा है। मैं कहा तो क्यों जा रहे हैं, इतनी दूर की है। बता सर देखिए, जिनको जाना था वो तो चली गई, उम्र हो गई थी 105 साल की, बट सर वहां पर ना एक वो भी आएगी, उसको बहुत दिनों से देखा नहीं है, मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ। मैं कहा यार तू शर्म कर, तू जनाजे में किसी को ताड़ने जा रहा है। मैं तू जनाजे में, तो मुझसे तारिक मुझसे बता रहे थे ना कि बोला एक कपल मिला मुझे, लव मैरिज थी, सारी चीजें थी, तो बोलते यार हम मिले थे जनाजे में। बोला किसी के जनाजे में थे, तो हम वहां पर एक दूसरे से मतलब इंटरेक्शन हो गया, बातचीत हो गई। बोला यार जो जाने वाला था वो तो चला गया, हम तो जिंदा है, हम तो जिंदगी की शुरुआत करें, तो अल्लाह माफ करे ये भी। तो सर खैर कहाँ से कहाँ बात है सर, सर प्राइमरी डेटा हेल्थ केयर में आता है क्या, हमने ये टेस्ट किया थे ऐसा है। और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज क्या है हमारे पास, सेकेंडरी डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस, बट मे बी जरूरी नहीं कि वो आपके लिए आई हो, आप उसको फिर भी यूज करते हैं। हमने कहा सर एग्जांपल, गवर्नमेंट के बहुत सारे सर आपको होता है स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक वेबसाइट है, कभी मौका मिले ना तो तुम उधर भी जाना हो, तो मैं दिखाऊं एक वो वेबसाइट कौन सी है। अब अल्लाह करे गवर्नमेंट ने अफेक्टिव रखी हुई हो, हम अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल लल्लू समझते हैं, माना है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है और इतनी भी बुरी नहीं है। आ जाओ, अब आ जाओ सर, सही है सर। अब सर ये ना क्या है, esmeda.org। अब अगर आप जाएंगे ना सर, इसके अंदर अगर आप देखेंगे बिजनेस फैसिलिटेशन, प्री फिजिबिलिटी स्टडीज, ठीक है ना। अब ये देखना तुम्हें केमिकल का काम करना है भाई, नजर आ रही है स्क्रीन, तुम्हें ये डेयरी का काम करना है, गवर्नमेंट ने पूरी फिजिबिलिटी पता नहीं आखिरी कब अपलोड हुई है, सितंबर बता दे 2025। डेयरी फार्म 75 काउस तुम करोगे, तो इसमें पूरी गवर्नमेंट ने स्टडी करके रखी हुई है, देख रहे हो, ये गवर्नमेंट ने 75 गाँवों के तो स्टडी बना करके दी है, देखो गायें लोगे, ये करोगे, ये ऐसा होगा, समझे। तो भाई गवर्नमेंट इतनी भी लल्लू नहीं है। अब तुम्हें यहाँ से डेटा चाहिए, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, तो तुम esmeda.org से जो डेटा निकाल रहे हो, ये कौन सा डेटा है ना सर, ये हमने कहा कौन सा डेटा है, सरकारी डेटा है। तो तुम esmeda.org का भी फारिग हो, मौका लगे तो याद रख लेना, इस पे तुम्हें कितनी फिजिबिलिटी स्टडीज मिलेंगी। मतलब इसमें मुझे याद है किसी जमाने में इसमें शादी लोन, स्कूल खोलना, क्या क्या चीजें नहीं थी, लेकिन 100% ऑथेंटिक होगा नहीं होती यार, लेकिन एक आइडिया तो दे देगा ना तुम्हें। अब मतलब यार देखो 100 में तुम्हें ऑथेंटिक तो कहीं नहीं मिलता। किस जमाने में मैंने सोचा था, मेरे पास एक लोकेशन थी, मैंने कहा यहाँ पर मैं एक बंदे को बैठा करके उसका सेटअप डालूंगा, फ्राइज और बंद कबाब। 2-3 लोगों से मैंने बंदों को घुमाया रिसर्च के, सबने एक आइडिया तो दे दिया, लेकिन बोले यार एक्चुअल आपको कितना चलेगा ना, ये आपको नहीं, ये आप जब लगा लोगे तभी आपको ही पता चलेगा लोकेशन पे क्या फुटफॉल होगा, क्या होगा, ठीक है। गवर्नमेंट फिर आते हैं इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म्स। कंसल्टिंग फर्म जैसे कि PwC, ये भी बहुत सारी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स निकालती हैं कि भाई इस वक्त डेयरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का इतना खतरा है, इतना नहीं, वहां से आप ले सकते हैं, सही है ना सर। तब आते हैं सर, a retail company might use a report from a consulting firm to understand consumer behavioral trends in the e-commerce industry. While the data was not collected specifically for the company, it provides, जैसे अभी स्मेडा ने सिर्फ एक आपके लिए डेटा नहीं बनाया है, पर आपको एक आइडिया, it provides valuable insights into emerging market trends, helping the companies refine its digital। अब सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो डेटा है मुझे बताना ही है, वो ई-कॉमर्स की सेल्स है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है बताओ पूरे पाकिस्तान में? पंजाब कस्टमर्स, और पंजाब में भी पता है कौन सा कस्टमर है, जो गांव में बैठा हुआ है। तो पंजाब का जो गांव वाला कस्टमर है ना, वो अमीर है, कराची में शहर वाला भी गरीब है होना सर, परचेजिंग पावर, उसके पास जमीन है। तो पंजाब जितने भी ई-कॉमर्स वाले लोग हैं ना, बोलते हैं जो हम टारगेटेड एड चलाते हैं ना, हम चलाते ही पंजाब में भाई। बोला अगर हमारी दिन की सेल्स लाख रुपए हो रही है ना, 80,000 पंजाब से आ रही है।
और पंजाब में भी गांव से। अच्छा बट वो भी ना, मॉल में तुम और मैं, हमारे सबके घरों के पास कोई ना कोई मॉल होगा, है ना। शहर में, कराची शहर में मॉल्स हैं, गांव में मॉल्स थोड़ी है। उनके पास ऑप्शन, पैसा उनके पास है, जो गांव में अमीर है वो खरीदते हैं। तो वही है। तो सर आ जाए, तो अब ये ट्रेंड आपको बता, ऐसी रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं। अब सर इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन देखें, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट कब होती है? रेलिवेंट जब हो, एक्यूरेट हो और टाइम। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, उसके काम की, हमारे काम आपके काम की हो, आप लोगों ने शादी करनी है, लाइफ पार्टनर रेलिवेंट क्या होगा? जो कि आपकी एज के आसपास का हो, है ना। हमारी काम आपकी एज के आसपास का हो, वो क्या हो जाएगा? वो आपका होगा लाइफ पार्टनर रेलिवेंट। सर मैं अगर सपोज करना आप लोग 25 में शादी करेंगे, तो लड़का 25 वाला ढूंढता है 20 साल की लड़की, 21 साल की लड़की नॉर्मली। लड़की 25 साल की ढूंढती है 28-30 साल का आदमी। नहीं, वो ढूंढती तो 25 साल का ही है, और अम्मा अब्बा इंक्लाइन करते हैं कि नहीं 28-30 साल वाले से करो, है ना। उसके ऊपर भी लॉजिक है, और वो बिल्कुल साइंस साबित करती है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर होती है। 20 साल की लड़की 25 साल के लड़के के बराबर है दिमाग में मैच्योरिटी में, है ना। लड़के तो अल्लाह माफ करे कुछ 35 साल की उम्र में भी जो है ना 18 साल वाली दिमाग पे होते हैं। सही है। रेलिवेंट हमारे आसपास का हो, हमारी पसंद का हो, पढ़ा लिखा हो, सारी चीजें, है ना। एक्यूरेसी क्या होती है तुम्हारे केस में? कि यार कोई मसला करप्ट ना हो, आदतें बुरी ना हो, ये क्या होगा? एक्यूरेट। टाइमलीनेस, सही टाइम पे मिले, सही टाइम पे। पता चला आप हो गए 45 के, फिर शादी हो रही है, तो क्या फायदा है? 40 के, मतलब फायदा तो तब भी है, लेकिन समझ रहे हैं ना भाई कि यार एक मतलब पॉइंट इज दैट ना कि टाइम पे। तो डेटा का भी भाई यही है, मुझे रेलिवेंट डेटा चाहिए। मैं अगर मोबाइल की फील्ड में हूं तो मुझे मोबाइल का डेटा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा। मैं मोबाइल का हूं, तुमने मुझे यार कॉस्मेटिक का डेटा दे दिया, मेरे लिए तो रेलिवेंट ही नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है? एक्यूरेसी। ठीक डेटा चाहिए, गैदरिंग डेटा फ्रॉम रिलायबल एंड। तो सर ये बिल्कुल ठीक ठाक मुझे डेटा चाहिए, मुझे ऐसा कैसा डेटा नहीं चाहिए, है ना। अब बिल्कुल ठीक ठाक यूं नहीं होगा, बट होता है ना कि यार एक्यूरेट हो। ऐसे जैसे किसी नहीं पता भाई, सर्वे करवा दिया, सर्वे सारे लोगों ने, जो 100 लोगों ने सर्वे किया ना, वो सारे के सारे तफरी में थे। एक्यूरेट डेटा चाहिए। और क्या होता है? टाइमली, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब अगर किसी ने आपको ई कॉमर्स का डेटा दिया कोरोना के पहले पीरियड का, और आज का डेटा दिया, तो जमीन आसमान का फर्क है ना। तो ये भी है। तो जिंदगी में याद रखें सर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंस, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस। आ जाते सर केस स्टडी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ जी, इंटरनेट सोर्सेज से ऐसा डेटा आएंगे, मतलब अभी काम किए बाद में काम में तो ज्यादा तो नहीं करेंगे। अब वो आपके पास टाइमलीनेस नहीं है ना उसकी, बाद में यूज करना जब जरूरत पड़े, है ना। अभी स्टोर तो कर सकते हैं। अभी आप स्टोर करेंगे तो स्टोर करने में तो किसी ने नहीं रोका भाई, कंपनी भी स्टोर करेगी, डेटा समझ रेलिवेंट हो। अब तुम सब सोचो कि यार हमें बताओ कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, अपने दिमाग में सोचो। अगर आज बिजनेस करना पड़े, सोचो। परफ्यूम्स में बहुत कंपटीशन है, चलो परफ्यूम्स का। और कैफे, चाय वाला ढाबा। सोच तो ले भाई, सोचने में कोई नहीं है। बेकरी, हाँ भाई, पीछे वाले रेस्टोरेंट, पैरेट्स, वो बहुत बहुत अच्छा है वो बिजनेस, लेकिन उसको थोड़ा मेहनत तलब है। हाँ जी, फार्मा, मसालों का, ज्वेलरी। हाँ भाई, कोई तो सोचे बिजनेस, ज्वेलरी। चले, अब आप ये सोचिएगा कि अगर मुझे ये जो बिजनेस मैंने सोचा है ना, इसके लिए डेटा कहाँ से मिलेगा। आज के दिन में तो बहुत चीजें, चैट जीपीटी, है ना। लेकिन अब आपको जिसको जो बिजनेस करना है ना, उसको वही रेलिवेंट डेटा निकालना होगा। जैसे इसको रेस्टोरेंट का करना है, 2 बंदों ने कहा ना रेस्टोरेंट का, कैफे का। अब बोले 10 में से 1 रेस्टोरेंट या कैफे चलता है, 9 नहीं चलते। तो ये आपको डेटा मिला, रेलिवेंट मिला।
एक्यूरेट मिल गया, टाइमली मिल गया, आपके शुरू करने से पहले मिल गया। ठीक है, तो सर अब इसमें आप सोचें, मुझे जो बिजनेस करना है ना घर पे जाके, यार मुझे इसके लिए रेलेवेंट डेटा कहाँ से मिलेगा। अब जैसे मैंने स्मेटा बताया था ना, ये स्मेटा तुम्हें बताएगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा कि भैया उसका क्या करना है। ज्वेलरी बिजनेस, मेरा एक स्टूडेंट है सीए वाला, ये सीए फाइनलिस्ट है, कोहिनूर ज्वेलर्स के नाम से अपने इंस्टाग्राम का पेज चलाता है, कोई 4 लाख से ज़्यादा के फॉलोवर्स हैं, महीने के 3-4 लाख ऐसे ही कमा लेता है। पता है ज्वेलरी करता क्या है, बोल्टन मार्केट से लेता है, आर्टिफिशियल। हाँ आर्टिफिशियल, बोल्टन मार्केट से उठाई बेच दी। बोलते सर ये कराची की आवाम नहीं लेती, पंजाब में जो है ना आवाम पागल हो जाती है इसके पीछे। अब सर इंश्योरेंस कंपनीज पे आ जाते हैं, चलिए हम डेटा कलेक्शन में। इंश्योरेंस कंपनीज जो है अपना डेटा बहुत, इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग कस्टमर एप्लीकेशन, कस्टमर क्लेम्स हिस्ट्री एंड एक्सटर्नल। सर क्लेम्स हिस्ट्री क्या होती है पता है? इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है, कैसे करती है काम बता दो। हमारी फर्म है, हमारी फर्म के तकरीबन कुल मिला के कोई 115 एम्प्लॉइज है माशाल्लाह। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी भाई? इंश्योरेंस कंपनी ये करेगी कि 115 एम्प्लॉइज हैं, फिर उनके बीवी बच्चे भी, सब मिला जुला के तुम समझो कोई यार हुए 250 लोग। इंश्योरेंस कंपनीज ने हमसे साल के सपोज करो 18 लाख ले लिए। कितने ले लिए? अब अल्लाह ना करे एम्प्लॉइज में से किसी को क्या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो, कुछ हो, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम 7 लाख रुपए तक का उसका क्लेम उठाएंगे। कितना श्रम उठाएंगे? क्लेम। इसी तरीके से ये तो बैड न्यूज होगा ना, एक्सीडेंट बच्चा पैदा होगा, मैटरनिटी, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम 1.5 लाख तक का उठाएंगे, और अगर ऑपरेशन से तो हम कितने उठाएंगे? 2.5 लाख तक का। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को, अब आप खुद सोचो यार, आपस की बात है, हमारी कंपनी 2.5 लाख 250 लोगों का इंश्योरेंस करवा रही है 1.8 बिलियन में। कैलकुलेटर सबके पास है ना, अभी क्लास से निकालो जरा कितना हुआ पर बंदा। जल्दी जल्दी जल्दी। 7,200 में हर बंदे का इतना कवर दे देती है। 7,200 में हर बंदे का इतना कवर दे देती है। कैसे दे देती है? सर उसके पास डेटा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं। एक तो हमारी फर्म का डेटा, अभी तो मैं इसमें कहता हूं, इसमें जो लौंडा है ना, लड़का गैर शादीशुदा, उसके पूरे साल के हमसे लेती है 6,500-7 हज़ार रुपए। गैर शादीशुदा लड़की के बताए कितने लेती है? 5,000 रुपए। अच्छा अब ऐसा क्यों है? गैर शादीशुदा के लड़के के 7,000, लड़की के 5,000। सर रिस्क कैलकुलेट करती है, बोलते हैं इसके एक्सीडेंट में मरने के चांसेस अल्लाह माफ करे, या एक्सीडेंट होने के चांसेस लड़के के ज्यादा हैं, लड़की के कम है। ये बाइक चलाएगा, है ना, ये करेगा, इसके अंदर मस्ती ज्यादा है, नेचुरली अल्लाह ने रखी है। वो बेचारी आएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, गाड़ी पे, तो उसके अंदर कम है। लेकिन शादी के बाद लड़की के हो जाते हैं 40,000, 45,000, लड़के के यही रहते हैं 7,000। हाँ उम्र के बाद लड़के के थोड़े बढ़ते हैं, 30 साल से क्रॉस हो जाएगा तो वो 8,000 हो जाएंगे, क्योंकि शादी के बोला लड़की माँ बनेगी, उसका खर्चा है। लड़का जो है बोला कि यार ये तो वही रहेगा, और ये तो अपना बेसिकली क्या कहते हैं, ये जितना बड़ा होता जाएगा उतना मेच्योर होगा, बाइक भगाएगा नहीं, हरकतें थोड़ी सुधरेंगी। तब इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? सर वो आपसे डेटा लेती है, पूरे पाकिस्तान का डेटा उठाती हैं रिस्क को असेस करने के लिए। क्या अगर पाकिस्तान में किसी साल एक्सीडेंट ज्यादा हो गए ना, तो क्या करेंगे फिर? ये हमसे 1.8 नहीं लेगा, वो ज्यादा लेगा। फिर हमारी कंपनी का पिछला डेटा उठाती है कि यार पिछले साल तुमने 1.8 दिए थे और तुम्हारे खर्चे हो गए थे 2 मिलियन के, मुझे लॉस हुआ, तो जब तो मैं लूंगा ही तुमसे 2.5 मिलियन। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी कमाती कैसे? नहीं सर, एक तो वो देखो इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए कहते हैं हराम है, वो जुए का खेल है। 1.8 है, उसको पता ही नहीं होता उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, सही है, तकाफुल चलो उसके के। दूसरा सर इंश्योरेंस कंपनी आज हमसे ले लेती है 18 लाख, तो वो 18 लाख को क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। कुछ नहीं, महीने के 18 के ऊपर 30,000 तो कमा लेगी। जब महीने के 18 के ऊपर 30,000 कमाएगी
तो उसने वैसे ही अपने साल के 3,60,000 तो कमा ली, समझे। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये भी एक धंधा होता है। फन केस में तकाफुल और इंश्योरेंस तकाफुल इस्लामिक है, फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तकाफुल का कॉन्सेप्ट अलग है, तकाफुल मुफ्तियान ने हलाल दे दिया। रेलिवेंस और देखिए, रेलिवेंस होता है कि मुझे नीड हो, रिलायबल इज मोर टुवर्ड्स एक्यूरेसी, एक्यूरेट हो जाते हैं। रिलायबल मतलब एक्यूरेट, भरोसा कर सकता हूँ। देखो दो चीज़ें, मैं किसी भी बंदे में, इंसान में ना, जब नौकरी पे रखोगे या जाओगे तुम लोग ना, दो चीज़ें, एक होता है ट्रस्ट, एक होता है स्किल। ट्रस्ट क्या होता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। स्किल क्या होता है, कितना काबिल है। तो जब रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि यार मुझे इस पर भरोसा है, ये डेटा सही है, एक्यूरेट है, सही है ना, बंदा खड़ा है, सही है, ये वाली चीज़ है। तो एक्यूरेसी का दूसरा फिर अब आते हैं, हमने क्विकली हमने कहा कि हमने क्या क्या बातें पढ़ी आज। हमने डेटा कलेक्शन सोर्सेस, प्राइमरी डेटा और प्राइमरी सर्वेज और इंटरव्यू। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने कहा सर इंटरनल डेटा सोर्सेज में आपके पास अपने सेल्स रिकॉर्ड आ जाते हैं, एम्प्लॉय डेटा आ जाता है। एक्सटर्नल डेटा के अंदर आपके पास मार्केट रिपोर्ट्स आती है, गवर्नमेंट सोशल मीडिया आ जाती है, गवर्नमेंट की चीजें आ जाती हैं। फिर हमने कहा सर प्राइमरी डेटा के अंदर आप सेटिस्फेक्शन सर्वे करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। फिर हमने सर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा के अंदर और क्या किया, फिर हमने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट होगा, जब वो रेलिवेंट होगा, जब वो एक्यूरेट होगा, टाइमली होगा। अब आप सबने सोचना है कि आप लोगों को जो डेटा, कोई भी बिजनेस खोलना है ना, और कल हम बात करेंगे उसमें डेटा रेलिवेंट कितना है, एक्यूरेट कितना है, टाइमली कितना है। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? अभी तुम लोग की किसी काजी की क्लास है, सही। अच्छा, अब अगले हफ्ते से हम इंशाल्लाह 4 क्लासें कर देंगे। कितनी क्लासें कर देंगे हफ्ते में? 4। जुम्मे की डाल देंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा या तो हफ्ते की मिल जाए, हफ्ते की नहीं मिलती है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कोई ट्यूसडे वगैरह की मिले, सही है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, हाँ मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास की ड्यूरेशन ना 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हम ना लें, क्योंकि मुझे हाँ एक वक्त आएगा कि हम लेंगे अभी, क्योंकि ये आपके मिजाज से थोड़ा अलग टॉपिक है। तो अगर 1-1.5 घंटे का आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, है ना, आप जल्दी बोर हो जाते हैं ना, आप रील्स वाली जनरेशन है तो आप जल्दी बोर होंगे। तो कोई चलिए सर, अब आज की क्लास पे आते हैं स्टोरी टाइम पे। अब स्टोरी टाइम में मैं तुम लोगों को डिफरेंट तरह की बातें करेंगे। आज की क्लास में हम बातें करेंगे एक शेर के ऊपर। शायर कहता है, फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, इश्क, पैसा और खुदा खुदा। बचपन में खिलौने, जवानी में इश्क, फिर पैसा और फिर एंड में अल्लाह। तुम लोग जिस उम्र में हो ना, वैसे तो ये इश्क की उम्र है, लेकिन मुझे लगता है सीए वाला बच्चा बहुत जल्द ना पैसे की तरफ आ जाता है, सही है, नेचुरल है ना, पढ़ रहे होते हैं। और देखो करना भी यही। मैं तुम्हें जिंदगी में ना, मैंने बहुत स्टोरीज देखी, तो मैं आज एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी, जैसे तुम्हारी आंखें खुलेंगी। जो खास इस उम्र का इश्क होता है ना भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, अब सुनना। हम लोग जब थे तुम्हारी तरह की क्लासों में बैठते थे, ऐसे इसी उम्र के होंगे ना, तो उस टाइम पे 2 ही कॉलेज होते थे, ताबानीज और अलहम्द, और कोई तीसरा नहीं होता था। अलहम्द का नाम सुना है तुम लोगों ने, है ना। अब सर हमारी क्लास में एक लड़का और लड़की आपस में हो गई सेटिंग के लिए। अच्छा, होता ये था क्या, उस जमाने में तो होता ही फिजिकल था, तो बच्चे, ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, सारे बच्चे कॉम्पस में आते थे, तो एक क्लास में 60-70 बच्चे होते थे। लड़कियां आगे की रोज में बैठती थी और लड़के पीछे बैठते थे। तो वो कोशिश ये करते थे, और कोशिश क्या, हमेशा लड़की अगर यहाँ पर बैठी है तो लड़का बिल्कुल उसके पीछे वाली रो में, और पूरी क्लास में उनकी बातें चलती रहे, सही है, आपस की बातें। उस जमाने में तो ये स्मार्टफोन वगैरह भी नहीं थे, इतने थे हम लोगों के पास नहीं थे, सही है ना, वाह, छोटे छोटे फोन होते थे, वो 23-10, और वो ऐसी जोड़ी भाई, वो पूरी क्लास बातें, क्लास के बाद साथ, ओके। फिर क्या हुआ, एक टीचर थे हमारे सर समद दाऊद, टीएसए में अभी भी क्यूटी पढ़ाते हैं। उन्होंने मॉड्यूल ए, उस टाइम में ना पीआरसी नहीं होता था, मॉड्यूल ए में तो ये उनकी जोड़ी चलने दी। उन्होंने एडमिन से कह के मॉड्यूल बी में उन दोनों का सेक्शन ही अलग करा दिया। उस जमाने में जाहिर सी बात है ताबानीज ही था, तो ताबानीज के पास सारा बच्चा होता था, 400-500 बच्चा होता था एक बैच उसमें, तो उनके 7-8-9-10 सेक्शन बनते थे।
तो A1 से उनको B1 में जाना चाहिए था, हम A3 थे, A3 से उनको B3 में, लड़की को डाल दिया B1 में, लड़के को रखा B3 में कुछ। अब उन दोनों की मोहब्बत की गहराई देखें आप, इतनी गहरी मोहब्बत थी। जब ये किया ना कैंप माला के अच्छा उस जमाने में होता ये था, अच्छे बच्चे ताबानीस, गंदे बच्चे अलहम्द। जिनको ताबानीस एडमिशन नहीं देता था तो ताबानीस के बाद 400-500 का बैच होता था, अलहम के बाद 300 का बैच होता था। अब फिर क्या हुआ इसको जरा सुनना, वो चले गए कहाँ पे, अब उनको जो ताबानी से मना किया ना यार सेक्शन चेंज, वो दोनों चले गए अलहम्द। और अलहम्द, और मतलब क्लास के बाहर हम देखें वो ये PCH से गलियों में साथ घूम रहे, घूमना साथ, सब कुछ साथ। हमने कहा क्या लव स्टोरी है भाई, जिंदगी गुजरी। अच्छा, लड़के का एक दोस्त था और लड़की की भी एक बेस्ट फ्रेंड थी। इत्तेफाक देखें, लड़के का जो दोस्त था उसकी लड़के की बेस्ट फ्रेंड से उसकी भी दोस्त थी। अब आप समझ रहे हैं, मैं आपको अगर नंबर्स में बताऊं, हम कहते हैं G1 गर्ल 1 गर्ल 2, B1 B2। पहले इन दोनों की दोस्ती हुई, ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, तो इन दोनों की भी दोस्ती हो गई, मतलब अच्छी दोस्ती से ज्यादा। अब क्या हुआ सर, अब भाई अच्छा इन दोनों की लेकिन दोस्ती इतनी नहीं थी जितनी इन दोनों की थी, भाई ये दोनों साथ घूमते थे ना यार। अब जिंदगी आगे, हमने क्वालिफाई कर लिया, सब अपने अपने थे। अच्छा, इत्तेफाक से B2 से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, B2 से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन, अब दुनिया में हम सब आगे बढ़ चुके हैं, हमने कहा G1 B1 पता नहीं क्या है, किसी का कुछ नहीं पता ना। एक दिन फेसबुक पे B2 स्टेटस डालता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड विद G1। फिर हम सकते में, हमने कहा यार उसी ने। अच्छा, फिर मैं आपको यहाँ पर कहानी के क्रक्स बताता हूँ। लड़को तुम्हारे लिए है ये, किसके लिए? देखो, लड़की मैच्योर होती है, तेज होती है चीजों में, और होना भी चाहिए। B1 मुझे नहीं पता, हालांकि B1 था अच्छी फैमिली से था, अमीर था, ऐसा नहीं, बट B1 मेरे ख्याल में वो क्वालिफाई शायद नहीं कर पाया, या पता ही नहीं ना वो कहाँ है, नहीं उसके शुरू में भी शायद पेपर रुक गए थे। B2 ने कर लिया क्वालिफाई, तो लड़की ने, और B2 वैसे भी कभी मुझे G2 के साथ सीरियस नहीं लगता था, ये दोनों सीरियस थे इत्तेफाक से। G1 और B1 उस टाइम पे बहुत सीरियस थे, बाद में B2 और G1 सीरियस हो गए। अब माशाल्लाह G1 और B2 खुश है, उनके बच्चे भी हैं 2-3 माशाल्लाह, सऊदीया में रहते हैं। B2 सऊदीया में एक अच्छी जगह, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। तो अब इस दुनिया में सुन लेना, ये मकसद तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं, कभी भी सच्चाई को मानना चाहिए। लड़की अगर खूबसूरत हो, लड़का 100 बुराइयां इग्नोर कर देगा। लड़का अच्छा कमाता हो, अच्छा कमाता बेशक ना हो, उसका फ्यूचर अच्छा दिखेगी ना उसकी लड़की को, तो लड़की उसकी 100 बुराइयां इग्नोर कर देगी। ये दुनिया की सच्चाई, ये हमेशा से होती आई है। तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, तो अपने कैरियर पे फोकस करो, लड़का हो या लड़की हो, सही है ना। तो मैं एक दफा कैरियर हो, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन तुम लोगों ने ये मैं अपने तुम क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई तो आज भी हमारे से, अबे तुम्हें वहां से लिफ्टें आएंगी जहाँ तुमने सोचा नहीं था। कभी कभी तुम अपने आप भाई ये मैं ही हूँ, सही है, इसने मुझे मैसेज क्यों किया है। खानदान में जो लोग कहते थे ना अपने बच्चों को कि इससे बच के रहो, ये सही लड़का या नहीं है, यकीन मानो वो तुम्हें शादियों में भाई करके बुलाएंगे, अगर तो तुम्हारे खानदान में ऑलरेडी कोई CA नहीं है तो, ठीक है। लेकिन फोकस तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचो। जिंदगी इंशाल्लाह आगे बहुत बड़ी, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।